सभी को मेरा प्रणाम। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। अपेक्षा है कि आप सभी कोरोना से बचाव के लिए सजग हों। अभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में आपकी पढ़ाई जारी रखने के लिए कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई का वीडियो आपको डीडी बिहार के माध्यम से दिखाया जा रहा है। बच्चों, इसका पूरा लाभ उठाएं, अपने करिकुलम को पूरा करें और स्वयं तथा अपने परिवार को कोरोना की इस महामारी से सुरक्षित रखें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका, आज आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान संबंधी जैव प्रक्रम 1 को पढ़ाने जा रही हूँ। आप जैव प्रक्रम 1 के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग इसको बृहत रूप में पढ़ने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस 1, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले हम समझें कि सजीव क्या हैं। आपको जैसे जानकारी होगी कि सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है जनन क्रिया करके अपनी संतति को आगे बढ़ाना। ये सबसे प्रमुख क्रिया है, लेकिन इसके अलावा जो रोज़ दिन की जो शरीर का जो मेंटेनेंस है, जो अनुरक्षण हम हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये लाइफ प्रोसेसेस 1 है, जो इसे हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की पूरी क्रिया इस चारों स्टेप्स के द्वारा, सिस्टम के द्वारा ये संपादित होती है। इसे हम मेंटेनेंस भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का अनुरक्षण या मेंटेनेंस इस क्रिया से होता है। आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि सजीव जनन क्रिया के द्वारा ही जनन करके अपने जैसे संतति को बनाते हैं। ये सब बातें आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। अब इसका हम लोग, चूँकि कक्षा 10 है, तो हम थोड़ा इसको अधिक जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, आणविक गति क्या है। आप जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की इकाई है। यह संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवांशिक इकाई है। लेकिन इस कोशिका में जो जीव द्रव्य है वो किन किन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और इनके द्वारा ये सारे मॉलिक्यूल्स लगातार ये मूवमेंट में रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सजीवों का जो प्रथम स्तर है, जिसे हम सजीव कहेंगे, वो है उसका आणविक स्तर। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स
जो सेल के अंदर होते हैं उसे ही हम सबसे इकाई मानेंगे। अब हमें पता है कि सजीवों का शरीर निश्चित संगठन है और इसमें ये आणविक गति के बाद कोशिका स्तर आता है। कोशिका स्तर कोशिकाओं का समूह एक समान कार्य को करता है, विशिष्ट कार्य को, उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों का विभिन्न समूह मिलकर अंग बनाते हैं और अंग सारे मिलकर एक खास अंग तंत्र, एग्जाम्पल के लिए जैसे पाचन तंत्र की रचना करते हैं। हमारे शरीर में कई सारे तंत्र हैं जो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की, एक जीव की रचना करते हैं। जैव प्रक्रम, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि ये जैव प्रक्रम 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये कोशिका के अंदर की सारी क्रियाविधि यानी कि उपापचय के द्वारा ही संभव है और इसमें आणविक गति का बड़ा रोल है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषण, श्वसन, परिसंचरण एवं उत्सर्जन। अब सबसे प्रथम जो है मेरा वो आरंभ हम करेंगे, प्रथम जो सिस्टम है, जो तंत्र है, पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, जैसा कि आप लोग नाम से पता चल रहा होगा कि यह न्यूट्रिशन यानी हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत और साथ में जो भी हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। आप लोग कुछ देर खाना नहीं खाते हैं, आप लोग यंग चिल्ड्रन हैं तो आपको बहुत कमज़ोरी भी लगने लगता है, आप लोग दौड़ते भागते हैं तो आपको पता चलता होगा पोषण का महत्व। फिर खाना खाते हैं तो आपको तुरंत में ऊर्जा मिलने लगती है। तो यानी पोषण से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वृद्धि, विकास, आपका शरीर भी बहुत बढ़ रहा है तो वृद्धि विकास, आप गिरते पड़ते भी हैं तो आपको टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी लगातार होती रहती है। साथ में आपका जो एडोलेसेंस एज है, इस एज में बहुत सारे हार्मोन्स के परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है कि हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सब हमारे शरीर को सारा क्रियाविधि करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सब पोषण के द्वारा ही संभव है कि आपका हार्मोन सही काम करे, आपका एंजाइम सही काम करे, आपको विटामिन्स मिले ताकि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त स्वस्थ एवं मजबूत हो और आप सारे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण और परपोषण, 2 पार्ट। अब पहले तो आप समझ गए पोषण क्या है। तो पोषण में जैसे कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स लिया, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे साग सब्जियां, फल, दूध वाले सामग्री, जल, ये सब लेते हैं और इससे आपको पोषण रोज़ रोज़ मिलता है, इसका पाचन करना पड़ता है। तो यह तो हमारा जीवन है, लेकिन ये हमको मिलता कहाँ से है? ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त कहाँ से होती है? तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा और तभी हम आगे समझ पाएंगे कि कैसे हमें ये इन सारी चीज़ों की उपलब्धता होती है जिसके द्वारा हमारा भोजन चलता है और हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा वृद्धि विकास है, जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत है, जो ऊर्जा की प्राप्ति है, ये सब हो पाता है। दूसरा हमारा पोषण है परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है परजीवी यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्वपोषण, जैसा कि जानते हैं आप कि सारे हरे पौधे, आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सारे हरे पौधे जो हैं वह वातावरण के अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, घुलनशील लवण, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सूर्य से बहुत सारा सौर ऊर्जा लेकर आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया है कि इसके द्वारा ही ऊर्जा
आपको मालूम होना चाहिए कि 1% सौर ऊर्जा जो है वो धरती पर पौधों के द्वारा हमारे सिस्टम में आ जाता है, और यह 1% जो ऊर्जा है इससे पूरा पृथ्वी पर सारे अन्य जीव जंतुओं का जीवन चलता है। तो इसलिए हमें स्वपोषण सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दें। मृतजीवी पोषण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पर पोषण के अंतर्गत, क्योंकि ये सारे जो सड़े गले जीवों जंतुओं पेड़ पौधे के अवशिष्टों पर जो बैक्टीरिया और फंजाई जो क्रिया करके उसको धीरे धीरे अपघटन करते हैं और अपघटन करके जो है उसे मिट्टी में मिलाते हैं, यानी वे सारे कार्बनिक पदार्थ को फिर से अकार्बनिक सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमारा वातावरण में मिट्टी का निर्माण होता है और वातावरण पवित्र होता है। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पैरासिटिक, ये भोजन जो बना पचन किया हुआ है हमारे शरीर के अंदर, कई सारे कृमि हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो कि सीधे सीधे हमारा वो पाचित जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको सक करते हैं, सक कर लेते हैं। ये पौधों में भी दिखाई पड़ता है कि कुछ अमरबेल की लताएं हैं वो इसी तरह से बड़े बड़े पौधों से वो सक कर लेती है और अपना जीवन चलाती है। तो ये हमारे लिए कुछ हद तक बहुत नुकसानदायक रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं सब बस इनकी थोड़ी जानकारी दे दूं। सी है तीसरा जो है हमारा प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यही असल में हमारा मेन है कि सारे जीव जो हैं अमीबा से लेकर, अमीबा एक स्वतंत्र सेल, एक सेल का जो है हमारा प्रोटोजोआ है जो कि यही तरीका पोषण का दिखलाता है, और बाद में हम लोग मानव तक में प्राणी संभोजी पोषण ही देखते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही देखते हैं, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स फूड जटिल भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका धीरे धीरे पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होकर वो रक्त में स्वांगीकरण यानी फुली एसिमिलेट होते हैं, और जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वह हम शरीर के द्वारा निष्कासित हो जाता है। तो अमीबा भी उसको विसरण विधि से कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है, और मनुष्य तो करता ही है, आप लोग जानते ही हैं सब, जो डेफिकेशन है मलमूत्र का त्याग, तो जिसमें यहाँ हम लोग सीख रहे हैं पाचन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में मल का त्याग, आगे हम लोग और देखेंगे। तो अब आप ये सीखिए कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। स्वपोषण जो है वह रॉ मटेरियल्स सिंपल सरल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और घुलनशील लवण, ये सब लेकर एक सिंथेसिस करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट ये जो तरीका है, इसमें प्राणी संभोजी पोषण में कॉम्प्लेक्स फूड बाहर से हम लोग लेते हैं और उसको धीरे धीरे पाचन करके एकदम सरल तरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें होता है संश्लेषण और इसमें होता है ब्रेकडाउन, हिंदी में उसे कहते हैं निम्नीकरण, डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। यहाँ पर क्या था, सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स फूड लाइक शुगर, जो हमारा यूनिट है भोजन का, ग्लूकोज। तो अब हम सबसे पहले स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को आरंभ करते हैं। आपके लिए मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हरा पौधा है, हरा पौधा में पर्णहरित होता है इसलिए वो हरा है, क्लोरोफिल है, और उसकी जड़ें नीचे आप देख रहे हैं कि उसमें हरापन नहीं है, वो मिट्टी के अंदर दूर दूर तक जा रहा है और जल एवं घुलनशील लवण को अवशोषित करके ऊपर पत्तियों में पहुंचा रहा है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों को प्राप्त हो रहा है, और सौर ऊर्जा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सूर्य की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, यह ट्रैप हो रही है। ये क्लोरोफिल का प्रॉपर्टी है कि वो उसको ट्रैप कर सकता है और इसे सिस्टम में ले आएगा।
तो प्लांट सिस्टम प्रोड्यूसर कहलाते हैं, चूँकि वो इस सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये सरल जो यौगिक थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और घुलनशील लवण इत्यादि, इनका संश्लेषण हुआ, इसमें सौर ऊर्जा ट्रैप हुआ बाय क्लोरोफिल की मदद से, और वह चेंज हो गया ग्लूकोज में। इस क्रिया में ये भोजन का एक इकाई है जो हमें प्राप्त हुआ, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पौधे लगाना, पौधों के बीच में रहना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो ये भोजन देते हैं, यह सबसे बड़ी क्रिया है ये इस धरती पर रहने के लिए। अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो यह लाइट जो एनर्जी है ये हमको ट्रैप हो गया, पौधों में ट्रैप हुआ, पौधे अपने आप बड़े होते जाते हैं, फिर फूल फल लगता है, और इस तरह से ग्लूकोज, आप देख रहे हैं ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और ऑक्सीजन, तो ये दोनों हमारे लिए जीवनदायी है, इसी पर हमारा जीवन निर्भर है। तो हम समझ सकते हैं कि पौधे पर ही हमारा जीवन चलता है। तो हमने एक सरल इक्वेशन लिखा है, 6CO2 + 12H2O लाइट एनर्जी, और नीचे से हमने क्लोरोफिल दिया और ये बनाया संश्लेषण करके C6H12O6 जो ग्लूकोज कहलाता है, प्लस O2 जो वातावरण को प्रदान हो जाता है, और यह स्वच्छता लाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, और प्लस वाटर है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि जल को हम लोग को रोज इसमें देना पड़ता है, जल की अधिकता होनी चाहिए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो हमारा पेड़ सूख जाता है। ये क्लोरोफिल का जो प्रॉपर्टी है, इसका सेंट्रल आयन रहता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन सौर ऊर्जा को ट्रैप करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने स्टेप्स में होता है। तो पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। लाइट रिएक्शन, सौर ऊर्जा का क्या कार्य होता है? तो ये पहले जो जल है उसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में परिणत करता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है, यह एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम बनाए हैं, H2O2 बनता है, और फिर ये H2O2 धीरे धीरे वाटर और ऑक्सीजन में बदलता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निर्माण हो रहा है और कहाँ से निकल रहा है, तो आपको ये उत्तर देना होगा कि जल के फोटोलिसिस से, जल के अपघटन से हमको मिलता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वह H2O और O2 में बदलते हैं। इस तरह से हमें H2O से ऑक्सीजन मिलता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाटर से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये लाइट रिएक्शन का काम हो जाता है कि फोटोलिसिस हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। साथ में क्लोरोफिल के में ADP जो स्लो था एनर्जी मॉलिक्यूल, वो अब स्टिमुलेट हुआ इलेक्ट्रॉन से, और यह ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है। साथ में एंजाइम्स मिलता है, वो है NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, यह भी इसमें साथ में प्राप्त होता है, और हमारा लाइट रिएक्शन यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आरंभ होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात में हो रहा है, वो हर समय हो रहा है, लेकिन उसे लाइट की आवश्यकता नहीं है सौर ऊर्जा की, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन था आयन आप देख रहे हैं, यह CO2 को रिड्यूस करना शुरू करता है, और कई सारे चरणों में धीरे धीरे ये ग्लूकोज की रचना करता है। तो ग्लूकोज की रचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट चरण दर चरण फेनोमेना है,
जिसमें फर्स्ट लेवल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना और तब उसका रिडक्शन करना यानी अपचयन करना और बाद में सारे एंजाइम्स जो हैं जो भी इसमें यूज़ हुए हैं उनका पुनरुद्भव हो जाना यानी फिर से उनका निर्माण हो जाना और वो साइकिल को कंटिन्यूअस रखने के लिए वे सारे एंजाइम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन में 3 चरण हैं मुख्यतया, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग ये सारे इक्वेशंस आपने देखे और इन सबको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पत्ती की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। आप लोग एक पत्ती लें और उसकी एक पतली अनुप्रस्थ काट लें और माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। आप अपने शिक्षक की सहायता से ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना मैंने प्रयास किया कि आपको थोड़ा समझ में आए। ये देखें, ये फर्स्ट जो ऊपर का है ये अपर एपिडर्मिस। आप देखे होंगे पत्ता ऊपर से डार्क ग्रीन रहता है और चमकीला रहता है और नीचे से रुखड़ा और थोड़ा हल्का ग्रीन रहता है। तो ये ऊपर वाला जो चमकीला है ये इस पर एक क्यूटिकल है जो सुबेरिन और च्यूटिन का बना होता है जो इसको एक वैक्स लाइक मटेरियल प्रदान करता है जिससे पत्ती पर ऊपर में कितना भी पानी गिरे वो ससर के नीचे चला जाता है और पत्ती को नुकसान नहीं होता। उसके बाद आप देख रहे हैं उसका फर्स्ट लेयर है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जैसे ही खत्म हुआ बड़े बड़े कॉलमिनर सेल स्तंभ जैसे आप देख रहे हैं कोशिकाएं जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल बना हुआ है। इसे हम अनेक क्लोरोफिल आप देख रहे हैं। इस जो टाइप ऑफ टिश्यू है इसे हम लोग कहते हैं पैलिसैड। ये मीजोफिल पूरे को मीजोफिल कहते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है पैलिसैड टिश्यूज जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल है। जो डॉट 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 है वो आप देख रहे हैं वो सारा क्लोरोफिल है। तो ऊपरी भाग पर है और इसीलिए ये सनलाइट को बहुत ही आराम से ट्रैप करता है। उसके बाद आप पत्ती को जब देखेंगे तो पत्ती का एक मध्य शिरा रहता है। मध्य शिरा जो है वो वेन जो मेन वेन है उसको हमने दिखलाया है। उसका क्या काम है? वो संवहन करता है यानी जल और घुलनशील लवण का संवहन करना। जाइलम ये बनाए हैं और फ्लोएम जो भोजन तैयार हुआ उसको अनेक सारे वेसल्स के द्वारा धीरे धीरे आप देखें कई सारे शिराएं रहते हैं मेन वेन के अलावा उसके द्वारा वो पहुंचाता है। तो इसे मिला करके कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ मैंने लिखा है जाइलम फ्लोएम। आप इसको समझेंगे कि यह कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जल और घुलनशील लवण का और जब भोजन पदार्थ बन गया तब उसका। दोनों के लिए हमारा दो इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं। आप इसके बाद ये खाली जगह बहुत सारा आप देख रहे हैं मैंने बनाया है खाली जगह किस लिए बनाया? तो स्पेस फॉर गैसियस एक्सचेंज यानी इसमें गैस का आदान प्रदान होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, ये पत्तों को ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया और फिर इसमें जो ऑक्सीजन बना वो निकला। तो इसके लिए जगह चाहिए, गैस के लिए जगह होना चाहिए तो ज़्यादा मैंने बनाया है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये स्पॉन्जी है। ये किनारे से जो है ये मीजोफिल को कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज जो है यह भोजन संग्रह करता रहता है। नीचे का आप देख रहे हैं यह है लोअर एपिडर्मिस। मैंने जैसे कहा ये हल्का रंग का रहता है, रुखड़ा रहता है। रुखड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा रंध्र है, छेद है। क्या है? बहुत सारा छेद है। इसे कहा जाता है स्टोमेटा। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्टोमेटा 2 गार्ड सेल रक्षी कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती है और इसका बड़ा मैकेनिज्म है कि ये कैसे खुलेगी और कैसे ये अलाउ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने के लिए और साथ ही जल की जो जलवाष्प है उसे बाहर आने के लिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है?
प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना और जल वाष्प, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, आप पेड़ के नीचे खड़े होते होंगे तो आपको ठंडा लगता होगा, तो आप समझिए जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और जल की बूंदें वाष्प के रूप में बाहर निकल रही हैं। तो पौधों का जीवन बड़ा सरल है, उसमें यही पत्तियों का ही मैकेनिज्म है थोड़ा सा, और बस और कुछ नहीं है। और जो भी ग्रीन पार्ट होगा उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस वाली क्रिया होती रहती है। तो गार्ड सेल्स के ओपनिंग से ये क्रिया आरंभ होती है। सुबह में जैसे ही सनलाइट आता है, उसका इंटेंसिटी है जो कि तेजी से इस गार्ड सेल में बहुत सारा क्लोरोफिल रहता है। यहाँ मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दिखाया है कि कैसे खुलता है सुबह सुबह। तो ये क्लोरोफिल्स रिएक्शन करने लगते हैं और भोजन का निर्माण करके बहुत ही गाढ़ा हो जाते हैं। गाढ़ा होने का क्या कारण हो जाएगा कि अब बाहर से जितना पानी है सब इसके अंदर घुसने लगेगा, दोनों में, और घुसेगा तो क्या करेगा, ये फैलेगा। इस क्रिया को कहते हैं टर्जिडिटी, ये तन्यता, जल से तन्यता आती है। आप कॉमनली देखेंगे हरी ताजी सब्जियां बहुत टाइट रहती है, 2-3 दिन में एकदम पिच पिच हो जाती है, तो आप लोग ये सब कॉमन चीज़ देखते हैं। तो यहाँ भीतर वाली दीवार एकदम तन के फैल जाती है और ये स्टोमेटा को खुलने का जगह दे देती है। और जैसे ही खुलने का जगह दी कि बाकी ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद, या फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, या वाष्प बाहर आएगा, तो इस सब के लिए ये ओपनिंग हो गया। और ओपनिंग होते ही बहुत तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह सुबह से आरंभ हो जाती है और दोपहर होते होते वो बहुत ही इल्यूमिनेशंस हो जाता है, इंटेंसिटी। तो उस समय तक फिर थोड़ा डाउन भी होता है। तो आप देखे होंगे दोपहर में पत्ता सब थोड़ा सा सिकुड़ गया, लटक गया, ड्रूपिंग हो गया, तो ज़्यादा एक्सेसिव वर्क कर लिया है, तो इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर शाम होते होते धीरे धीरे यह क्रिया धीमी पड़ती है और फिर क्लोजिंग हो जाता है। आप देख रहे हैं ये बंद हो गया, ये पतला सा दोनों काला जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो गया, यानी बंद हो गया। और यहाँ देखिए एकदम फैला हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रंध्र का खुलना और बंद होना ही ये सारे क्रियाओं को करने में सहायक होता है। तो यहाँ आपने एक बात सीखा, टर्गर यानी वाटर का जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर से ही ये ओपनिंग होता है। तो इसीलिए पानी होना, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल सब हैं उनमें वाटर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें पानी देना पड़ता है पौधों को। तो यहाँ आपने ये सीखा। अब इससे आपको ये पता चला कि प्लास्टिड्स जो हैं, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, वही असल में सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है उसको ट्रैप करने की क्षमता रखती है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो आप सरल आपके स्कूल में ही आप देख लेंगे, लेकिन ये वाला आप नहीं देख पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया चित्र है। आजकल आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोशिका का चित्र भी बनाते हैं, क्लास 9 में ही बनाए होंगे। तो इसको हम फिर से आपकी याद तरोताज़ा कर दें, अच्छे से आप सीख लें। ये प्लास्टिड, ये क्लोरोफिल जो ये बूंदी बूंदी बनाया गया डॉट डॉट, ये ऐसा है असल में। इसमें क्या क्या है, इसमें 2 लेयर है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन, और बीच में ढेर सारा परत दर परत टाइप से स्ट्रक्चर है जो एक लैमिला से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं हम लोग थाइलेकॉइड, और ये टोटल को कहा जाता है ग्राना। क्या कहते हैं, तो ग्राना का ही काम है यह एनर्जी को ट्रैप करना। और आप बाद में देख रहे हैं कि भीतर में द्रव जैसा भरा हुआ है, तो आप ध्यान से ये बात को याद रखेंगे, ग्राना और स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा है लिक्विड और ग्राना है जो ये परत दर परत जो पटलीदार जो मैंने बनाया है, यह ग्राना है। ग्राना का काम है ये आपका एनर्जी को ट्रैप करना और फिर निर्माण करना फूड का। और ये स्टार्च का 1-2 ठो हम लाल लाल जो बनाए हैं, यह स्टार्च का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, यह मैंने दिखाया। साथ में कुछ लिपिड ड्रॉप्स भी काला काला मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो हम इलेक्ट्रॉनिक
जो है हमारा जो ये है माइक्रोस्कोप, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ये मॉलिक्यूलर स्टेट हम देख पाते हैं। तो ये आप अपनी 9th क्लास की किताब में भी देखेंगे, तो फिर से इसको आप रिवाइज कर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये सब काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं? तो काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना, सूर्य की किरण को लेना, तो मैंने सिखाया आपको, साथ में वाटर और घुलनशील लवण को लेना, ये सब को लेना है। तो ये सारे आवश्यक पदार्थ हैं। क्या क्या चाहिए? सूर्य की किरण, उसमें हीट भी होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होना चाहिए, साथ में वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर इतना चीज़ होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया निर्बाध गति से चलते रहेगा। और आप समझे हैं कि निर्बाध गति से नहीं चलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, भोजन कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस को बहुत डीपली समझना है। और आज बहुत वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का निर्माण, ये ड्रॉट और ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक कार्य करते रहते हैं। ये सब आप लोग को मालूम भी होगा। आजकल की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप NCERT वाली किताब को ध्यान से पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कारक हैं जिसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। इसे आप एक्सपेरिमेंट करके, आप अपनी किताब खोलें और उसमें एक्सपेरिमेंट्स देखें कि स्टार्च है, इसको साबित करने के लिए काला पट्टी बांध दीजिए पत्ते पर और उसको धूप में रख दीजिए। तो क्या होगा? कुछ देर बाद, जब 2-4 घंटे बाद आप पत्ते पर आयोडीन का जांच करेंगे तो जहाँ काला पट्टी लगाया था वहाँ आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बाकी पोर्शन में स्टार्च का निर्माण हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सरल है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, तो पौधे को एक बेल जार से ढक दें और उसमें पौधा रख दें। थोड़ा देर बाद देखेंगे, 1-2 दिन बाद, कि पौधा एकदम मुरझा गया, सूख गया, है ना? तो क्यों सूख गया? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे जो है सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गया। अगर आप तेज़ी से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा KOH सॉल्यूशन रख दीजिए, तो KOH सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, तो पौधा का तुरंत उसमें कोई भी स्टार्च नहीं बना है, ये आप जांच कर सकते हैं। अब उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है ऑक्सीजन का निर्माण होना। मैंने बताया कि ये प्राणदायी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का भी निर्माण हुआ और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये आप अपने शिक्षक की सहायता से ये बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट है। आप इसको धूप में एक स्टूल पर एक बीकर ले लेंगे और उसमें पानी भर देंगे, और अगर थोड़ा तेज करना है तो हल्का सा ड्रॉप डाइल्यूट कुछ एसिड भी डाल देंगे तो और तेज़ी से होगा। इसमें एक थेसिल कीप रखते हैं, देख रहे हैं आप लोग, और इसमें पानी वाला पौधा जो रहता है, पानी उनी तो लगा ही रहता है हर जगह, उसमें से तोड़कर निकाल लीजिएगा। ये कॉमन वाटर प्लांट है हाइड्रीला, बहुत ही एबंडेंस में आपको जहाँ थोड़ा पानी उनी लगा हुआ है वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसको तोड़ कर इसमें डाल दीजिए और फिर एक बीकर लेकर पानी से भरा हुआ, कैसा बीकर? पानी से भरा हुआ जो है हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, जो इसके ऊपर उल्टा कर अंगूठी की सहायता से रख दिया है। क्यों अंगूठी की सहायता लेते हैं? दबा कर रखते हैं ताकि कोई गैस इसके अंदर नहीं घुसे, ठीक है? अब पूरा भरा रहे। अभी ये भरा नहीं है, इसका वजह अभी हम बताएंगे। ये पूरा भरा रहे, कैसा रहेगा? ये टेस्ट ट्यूब पूरा भरा रहेगा और एक्सपेरिमेंट हमारा आरंभ हो गया। ये इतना ही सरल है और 10-15 मिनट 20 मिनट बाद ही इसमें थोड़ी गुड़गुड़ाहट होने लगती है और आपको धीमे धीमे दिखाई पड़ेगा कि छोटा छोटा बबल्स निकलना शुरू हो गया है। और सुबह शुरू में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा और बनेगा तो आप देखेंगे कि पानी गिरने लगा और ये जगह खाली हो गया। तो खाली जगह में खाली तो कोई चीज़ नहीं हो सकता है, तो उसमें कोई गैस भर रही है, ये तो पता चल रहा है कि ये पानी गिरते जा रहा है और कुछ इसके अंदर
जमा हो रहा है, तभी तो पानी गिर रहा है। नहीं तो हमने तो बड़ा अच्छा व्यवस्था किया था, उसमें पानी तो गिरना नहीं चाहिए था। तो बाद में देखेंगे कि सारा पानी गिर गया, फिर हम अंगूठे की सहायता से दबा करके उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा के निकाल लेते हैं और वहाँ पर एक सुलगती सीख ले जाते हैं, तो देखते हैं कि वो प्रज्वलित हो उठती है। तो ये ऑक्सीजन का पहचान है। तो ऑक्सीजन गैस उसमें निर्माण हुई है। ये बहुत ही अच्छा शोई एक्सपेरिमेंट है, आप लोग ज़रूर अपने से भी बनाइएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। टीचर को बोलिएगा और बरामदा पर एक स्टूल रखकर आप ये एकदम सरल करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो आपने देखा हमने पौधा क्यों लिया। वाटर प्लांट सब बहुत जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस करके देते हैं, उसमें हार्डली 1 आवर में तो आपका पूरा टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा से ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से हमने जो भी मैंने इक्वेशन लिखा उसका जो पर्पस था वो मैंने बताया कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। अब मेन पर्पस है कि केल्विन साइकिल कैसे चलता है। चूँकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा क्या करना है, रिडक्शन करना है, और करते करते वो ग्लूकोज का निर्माण होगा, उसे केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन नाम के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का सारा कार्य करके दिखाया है और उसी समय से ये सब कुछ इस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने 3 स्टेप बताया। तो फर्स्ट स्टेप था उनका कार्बन का फिक्सेशन, और दूसरा स्टेप था पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इंटर होगी, ट्रैप होगी, और उसका कार्बन मॉलिक्यूल जो है उसका फिक्सेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कार्बन का फिक्सेशन कैसे हुआ। तो कार्बन फिक्सेशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक एंजाइम है जिसका अभी मैंने नाम नहीं लिया है, वो है राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेस भी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रहेगी तो वह कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, और अगर उसकी सांद्रता कम होगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है, और तब एक फालतू की क्रिया हो जाती है, निरर्थक क्रिया उसे करते हैं, वो है प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए C3 प्लांट्स, जो हमारा प्लांट्स का टाइप्स है, C3 प्लांट सबसे कॉमन है पैडी, या मैंने लिखा है राइस, बीन्स, स्पिनाच, सनफ्लावर, कॉटन, ये सब वेरी इम्पॉर्टेंट 85% लगभग इस तरह के पौधे हैं जिन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स, यानी 3 कार्बन का फिक्सेशन होना। 3 कार्बन का फिक्सेशन होता है, और इसमें कौन काम करते हैं, तो RUBP राइबोलेज बाइफॉस्फेट 1,5 यानी दो जगह पर है अवस्थित। तो 1,5 बाइफॉस्फेट जो है या तो वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा या तो ऑक्सीजन, जनरली सांद्रता रहती है अच्छी तो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, और ये बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये निर्माण करेगा। तो आप समझें कि ये RUBP जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आता है। तो यहाँ पर प्रकाश श्वसन एक निरर्थक क्रिया भी कभी कभी हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता नहीं रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में 0.03% से 0.04% तक है। इसमें सांद्रता अच्छी रहती है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में, और हीट भी हमारे यहाँ है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कि यहाँ हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, तो हमारे 85% ये सब हमारी खेतीबाड़ी है, और इससे हमारा बहुत ही आसान से कार्बन फिक्सेशन हो जाना, और जब वो सिस्टम में आ जाएगा तब वो धीरे धीरे करके रिडक्शन करेगा हाइड्रोजन मोर एंड मोर, जिसमें NADP है जैसा मैंने बताया एंजाइम, और साथ में ATP, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कोई भी क्रिया करने के लिए, तो ये सब इसमें भाग लेते हैं। और एक स्लो और सर्टेन प्रोसेस जो कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है और फिर पुनर्द्वहन है,
जो कि रीजनरेशन कहते हैं, जिससे कि फिर से सारे एंजाइम सिस्टम में उपलब्ध हो जाएं, प्राप्त हो जाएं। यह बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम सब थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, आप लोग इसको डिटेल पढ़िएगा। C4 प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 4 कार्बन वाले अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड। ये सब मेलेट उसको कहते हैं कॉमनली, हमने एक ठो नाम लिखा। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ये सब क्या करता है, ये इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा इसको लाइट भी नहीं चाहिए, लेकिन अधिक ताप हो तो कोई बात नहीं है, तभी भी ये काम करता है। और ये बंडल शीट, आपने मेज़ देखा है, मेज़ का बड़ा बड़ा पत्ता होता है और उसमें बहुत सारा बंडल शीट होता है, वहाँ ये कार्य होता है। तो आप एग्जाम्पल लिखें, मेज, सुगरकेन, सोरगम, जो मड़ुआ, ज्वार, ये सब होता है। ये सब में कम पानी लगता है, तापमान ज़्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं, और ये सारा कार्य कर देता है। यहाँ ये करता क्या है, ये बंडल शीट में ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य, सारा सिस्टम इसमें वर्क करता है और बाद में फिर ये कैल्विन साइकिल जैसा ही कार्य करता है। तो पहले वो मेलेट बन जाएगा या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा और तब फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा बंडल शीट में और धीमे धीमे ये क्रिया हो जाती है और हो करके फिर ये कैल्विन साइकिल कंप्लीट करके ये ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि इसमें बहुत ही कम से हो जाता है। इसका जो ये है आपका स्टोमेटा जो है वो बहुत ही इस तरह से डेवलप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये बंडल शीट और मेसोफिल सेल्स के दोनों के कार्य से ये पूरा कार्य संपादित होता है। ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि कम पानी में जो ड्राउट आएगा या कुछ भी ऐसा बुरा समय आएगा तो ये हमको भारी मात्रा में उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद एक है कैम प्लांट्स भी आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। कुछ कुछ फल सब भी हैं इस टाइप के। ये बोलते हैं इसको क्राजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो ऑर्किड्स फूल का बहुत आजकल पॉपुलर है, सब सजावट सबके लिए धीरे धीरे ऑर्किड्स को बहुत उगाया जा रहा है। और कैक्टस, ऑर्नामेंटल कैक्टस और इफोर्बिया, जेड प्लांट्स, ये सब अब बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। इसमें स्टोमेटा दिन में कार्य करता ही नहीं है, ये बस ये 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना करके ये कार्बन को रखता है और बाद में रात में स्टोमेटा खुलता है और तब ये इसका कार्य करता है। ये इसी टाइप से चलता है C4 प्लांट से भी। और ये डे टाइम में RUBP कार्बोक्सिलेज और ये PEP, तो आपको मैंने RUBP कार्बोक्सिलेज बताया और ये PEP कार्बोक्सिलेज है जो इस सब में काम देता है, वो नाइट टाइम में काम करता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट सारी बातें लिखी है। ये रात में होता है, नाइट टाइम में होता है और यह इसका फुल फॉर्म आपको ये PEP पायरोइनोवेलेट पायरुवेट है, जो कि नाइट टाइम में काम करता है। इन सारे पौधों में ये होता है। अब क्लोरोफिल के अंदर मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये ATP और NADPH, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये ADP में वापस होगा और एक फॉस्फेट इसमें से रिलीज होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि NADPH का जब सारा काम हो जाता है तो बाद में ये NADP में कन्वर्ट होता है। इन सारे जो रिएक्शंस थे इसको मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाकर आपको सम अप करने का कोशिश किया है। आप देख रहे हैं कि 6CO2 कैसे हमारे ये कैल्विन साइकिल में सिस्टम में आया और उसको क्या बनाया, तो ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ। एक आप यूनिट देख रहे हैं C6H12O6, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रासायनिक ऊर्जा में परिणत हुआ है, प्रकाश ऊर्जा। तो ये आपने देखा। दूसरा है कि इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितना लगा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये 18 मॉलिक्यूल्स लगा है और जब इसका यूज़ हो जाएगा तो फाइनली फिर ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 18 ADP।
इसके बाद आपने सबसे पहले मैंने बताया था कि क्लोरोफिल में एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो फोटोलिसिस के बाद ये हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ 12 एनएडीपीएच, फिर से मैं दोहरा दूँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरस हाइड्रोजन, यह आयन हमें रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन जब इसमें अटैच होता है तब ये हमारा धीरे धीरे जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्रिया करने में इसकी बड़ी भूमिका है। और जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर से ये स्वतः एनएडीपी यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में परिणत हो जाता है। तो संख्या जो रहती है मॉलिक्यूल्स की वो यहाँ देख रहे हैं 18 ही है, तो 18 एडीपी बाद में बच जाएगा, और यहाँ 12 था फिर ये 12 बच जाएगा। तो ये सारा सिस्टम में फिर से हमको रीजेनरेशन यानी ये सब हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि कार्बन फिक्सेशन होगा और इसके बाद जो है कार्बन का रिडक्शन होकर ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिसमें इन दोनों एंजाइम्स की बड़ी भूमिका है। और मैंने C3 जो प्लांट्स है उसके लिए बताया था कि RUBP ये सबसे ज़्यादा मात्रा में दुनिया में है। ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जिसको र्यूबिस्को भी कहते हैं, या र्यूबिस्को जब कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस दोनों साथ में लगा के करता है तो सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा, और C3 प्लांट्स के लिए चाहिए होता है तो वो कार्बोक्सिलेस क्रिया करता है। तो यहाँ इसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर ये बताया कि एक निरर्थक क्रिया भी हो जाती है इसके अंदर, कभी कभी ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करने लगता है ऑक्सीजनेस, और तब ये प्रकाश श्वसन करने लगता है जो एक बोझ है। ये इसी को कम करने के लिए वैज्ञानिक लोग प्रयासरत हैं कि ये प्रकाश जो श्वसन क्रिया है इसको थोड़ा कम कर सकें, तो और भी बेहतर ये C3 प्लांट का जो उत्पादन होगा। और इन सब में जो यूज़ हो रहा है PEP, या मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, या यहाँ RUBP के जगह में ये काम करता है, यहाँ RUBP का काम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैव प्रक्रम को आरंभ करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो सबसे हमारी जीवनदायी अभिक्रिया है, जिससे हमारा जीवन चलता है सारे कंज्यूमर्स का, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये सूर्य ऊर्जा को कैसे ट्रैप करके हमारे लिए भोजन तैयार करती है, इसको हम लोग समझे हैं। तो आप लोग इसको सबसे पहले तो आपने सीखा कि कैसे ये सूर्य की किरण को कैसे ट्रैप करता है। तो क्लोरोफिल जो है जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल आयन है जो ये ट्रैप करने की क्षमता रखता है, और इस प्रकार से ये फोटोलिसिस करके वाटर को तोड़ के एनर्जी को अंदर ट्रैप कर लेता है। इसमें क्लोरोफिल में NADPH और ATP ये सब संश्लेषित होता है, और इनका एंजाइम्स का मुख्य रोल है। और इसके आगे आपने देखा कि कैसे आंतरिक जो रचना है पत्ती की, जो पत्ती ही सारा कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो या श्वसन क्रिया हो या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो, तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी हमने पोषण वाला पोर्शन किया, तो इसलिए हमने प्रकाश संश्लेषण में भोजन के निर्माण की क्रिया सीखी, और आंतरिक संरचना में हमने क्लोरोफिल को देखा, क्लोरोफिल का कैसा कितना ज़्यादा मात्रा में है और कैसे वो कार्य करता है। वो हमने एक क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी गई रचना को भी मैंने समझाने का प्रयास किया कि ग्राना कैसे ट्रैप कर रही है, और फिर बाद में स्ट्रोमा में जो भीतर है इंटरनल, तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना में हुआ, और बाद में तो अब डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं है। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि ये दिन में नहीं होता, ये हर समय चलते रहता है ये डार्क रिएक्शन, और स्ट्रोमा में यह भोजन बनने की क्रिया होती रहती है। फिर मैंने आपको दिखाया कि ये सब आवश्यक है, ये सब वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जिनके द्वारा निर्माण होता है रासायनिक ऊर्जा जो यूनिट है ग्लूकोज का, ये मैंने बताया। इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो हमारे लिए प्राणवायु है
तो उसको बहुत ही सरल तरीके से आप अपने टीचर के मदद से वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द मोस्ट इजी एक्सपेरिमेंट है वो, हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे। माइक्रोस्कोप में आप एक सरल पत्ती की अनुप्रस्थ काट कर देखने का कोशिश करेंगे और काफ़ी सुंदर आपको वो सब चित्र आ जाएगा। और तब हमने सीखा कि केल्विन साइकिल, तो ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाई, मैं मुख्य इसके बारे में आपको बताई। C3 प्लांट्स कौन टाइप्स है, वो कैसे कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस, RUBP के द्वारा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में वही है इस दुनिया में, इस वातावरण इसमें, और वो कैसे हमारा C3 प्लांट्स को कार्बन फिक्सेशन करके ग्लूकोज का निर्माण करता है रिडक्शन के द्वारा, और बाद में हमें सारे एंजाइम्स पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सारे को मैंने एक टेबल के द्वारा भी दिखाया और थोड़ा कोशिश किया। और आपने C4 प्लांट्स जो आज ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही सारा अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ये सब मानसून में जो चेंजेस आया है, तो वैज्ञानिक इसके बारे में सोचते रहते हैं और इस पर अनुसंधान करते रहते हैं कि हम लोग मोर एंड मोर फूड कैसे बनाएंगे। तो इसका ये कार्य C4 प्लांट्स पर काफ़ी कार्य हो रहा है। साथ में हम लोगों ने देखा कि ऑर्किड फूल का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ते जा रहा है, और साथ में कैक्टस जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जेड प्लांट्स, ये सब का कैसे हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं, ये सब करते हैं। फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल ताप पैदा कर सकते हैं और टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। इन सब पर बहुत सारा रिसर्च वर्क सब चलते रहता है। तो इन सारी बातों को हमने एक तरह से आपके लिए छोड़ा है कि आप अब इसमें और ज़्यादा अपना रिसर्च करें, अपना प्रोजेक्ट बनाएं, एंड मोर कौन हमारे लिए अभी प्रोडक्ट्स भोजन का ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा, इन सब के बारे में अपना एक बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे ये खुशी है कि आप लोग ज़रूर ही इसको करेंगे, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब कुछ। तो फिर से आपका बहुत ही धन्यवाद है।